हेलो एवरीवन, आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला ये क्लास 7 कक्षा 7 का चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है तिरंगा प्यारा। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। पाठ प्रवेश इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा ये पहले जान लेते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। तिरंगा प्यारा, तिरंगा यानी कि 3 रंग, प्यारा प्यारा सा तिरंगा। तो 3 कलर्स, ट्राई कलर्स को बोलते हैं तिरंगा, 3 रंगा तिरंगा, तो ट्राई कलर्स। प्रत्येक राष्ट्र यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि शब्द अगर ठीक से लिखोगे नहीं तो मार्क भी कम आएगा, क्योंकि वो शब्द ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और बिना शब्द के सेंटेंस भी, वाक्य भी समझने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ठीक से शब्द लिखना जरूरी है। तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। राष्ट्र यानी कि नेशन का एक राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग। देश के प्रत्येक नागरिक यानी कि सिटीजन इस ध्वज का सम्मान करता है। तो सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट करते हैं प्रत्येक देश के उसके नागरिक यानी कि सिटीजन रेस्पेक्ट देयर नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करते हैं। इसे प्राणों से भी प्यारा मानते हैं। इसको प्राणों यानी कि अपने लाइफ से भी उसको प्यारा मानते हैं। उसको वो उनके प्राणों से भी प्यारा होता है वो नेशनल फ्लैग। अत्यंत सोच विचार के पश्चात ही कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का स्थान पाता है। सोच विचार, बहुत सारे सोच विचार करने के बाद ही कौन सा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का कोई ध्वज, तो कौन सा फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग का स्थान उसको मिलता है। यह ध्वज राष्ट्र के अभिमान, ध्वज जो राष्ट्र के अभिमान, नेशन के अभिमान यानी कि प्राउड फील कराता है, मान सम्मान रेस्पेक्ट का सूचक होता है। भारतीय तिरंगे ट्राई कलर्स को भी अपने ही कुछ ऐसी शान है, अपने ही कुछ ऐसी शान है। तो ये जो ट्राई कलर फ्लैग भी एक ऐसा ही शान है, मतलब एक ऐसा ही सबके लिए आन बान शान होता है। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व मतलब वर्ल्ड में तिरंगा ट्राई कलर फ्लैग सारे विश्व में ये प्यारा होता है ट्राई कलर्स। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो हमारा झंडा, हमारा फ्लैग सबसे ऊपर टॉप पोजीशन में, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में हमेशा रहेगा। सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा हमको शक्ति देने, एनर्जी देने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को भी हमेशा हंसाने वाला, हर्ष उल्लास में मचाने वाला। प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा यानी कि ये सभी के आपस में प्रेम से भाईचारा सद्भाव ये सभी के मन में देने वाला ये राष्ट्रीय ध्वज होता है। मातृभूमि का तनमन सारा, मातृभूमि का ये उसका तनमन यानी कि सारा बॉडी होता है तनमन मातृभूमि हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा हमारा जो फ्लैग होता है वो हमेशा टॉप में हाईएस्ट पोजीशन में हमेशा रहे। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ध्वज या झंडे की पूजा की परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से ही ध्वज यानी कि फ्लैग का, ध्वज या झंडे, ध्वज भी बोलते हैं और झंडा भी बोलते हैं वो फ्लैग को, फ्लैग यानी कि ध्वज और झंडा, इसका पूजा करते हैं हम। उसका परंपरा यानी कि पूजा करने की परंपरा यानी कि हमारा ट्रेडिशन है हमारे भारत में प्राचीन काल में। महाभारत में महान योद्धा, महाभारत जो एपिक पुराण, जो एपिक बुक है महाभारत जो व्यासदेव लिखे थे, तो महान योद्धा अर्जुन, जो महान योद्धा था अर्जुन, 5 पांडव में जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे, वहाँ पे 5 पांडव में अर्जुन के रथ
का बंदर का चिन्ह वाले कपि ध्वज का वर्णन है। तो वहाँ पे जो अर्जुन उनके जो ये रथ में जो सवार हुए थे, उनका जो रथ का बंदर के चिन्ह वाले, तो बंदर का सिंबल जैसे एक बंदर का चिन्ह वाले कपि ध्वज यानी कि हनुमान जी का वहाँ पे इमेज है, वर्णन हुआ है उस महाभारत में। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कपिराज हनुमान जी पताका पर विराजमान थे। ऐसा भी माना जाता है, महाभारत में वर्णित हुआ है कि जो महाभारत युद्ध हुआ था वो युद्ध के दौरान समय हनुमान जी का पताका, हनुमान जी का जो फ्लैग, वो अर्जुन के रथ के ऊपर ये ऊपर विराजमान थे। वो हनुमान जी उनके रथ के जो फ्लैग में, झंडे में, वो ध्वज में वो उनका वो वहाँ पे विराजमान थे। क्यों? इसीलिए अर्जुन पांच पांडव का विजय हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी विश्व तथा भारतीयों की राष्ट्रीयता के विचार से परिचित कराया था। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, पूरे विश्व, पूरा वर्ल्ड के सारे जितने भी भारतीय हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको भी राष्ट्रीयता के विचार से परिचित कराया था, नेशनलिज्म के ऊपर उसी टाइम। यह कहा जाता है कि जब राजा राममोहन राय ये जनवरी 1831 जनवरी मंथ में इंग्लैंड गए थे वो राजा राममोहन राय, तभी फ्रांसीसी जहाज, फ्रेंच का जो शिप था, तब एक जहाज तक गए ताकि वे फ्रांस के ध्वज से नमन कर सके। तो इसीलिए वो ध्वज, फ्रांस का जो ध्वज, फ्लैग को वो रेस्पेक्ट दे सके, इसीलिए वो जहाज तक वो गए थे। उनके लिए फ्रांसीसी ध्वज मात्र राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, बल्कि क्रांति का प्रतीक था। जो उनके लिए, जो राजा राममोहन के राय के लिए ये फ्रांस का जो फ्लैग था, वो एक नेशनल फ्लैग नहीं था, बल्कि एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन का सिंबल था। स्वामी विवेकानंद की आयरिश सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, कोलकाता में पले बड़े थे, वो पश्चिम बंग के, बहुत आयरिश, उनकी जो शिष्या थी, आयरिश आयरलैंड का जो होते हैं वो सिटीजन, वो उनको बोलते हैं आयरिश। तो आयरिश जो शिष्या उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो थे सिस्टर निवेदिता। उन लोगों में एक थी जिन्होंने भारत का सबसे पहले राष्ट्रध्वज को रूपरेखा बनाई थी। भारत का राष्ट्रध्वज जो नेशनल फ्लैग का ये बनाए थे, उसका आर्किटेक्चर में यानी कि जो डिजाइन, नेशनल फ्लैग का डिजाइन, वो सिस्टर निवेदिता ही किए थे। 1904 में जब रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा जगदीश चंद्र बोस के साथ बोध गया में यात्रा करने गए थे, तभी वहाँ पे उन्होंने वज्र चिन्ह वहाँ पे देखा था। वज्र शक्ति का प्रतीक है। वज्र जो शक्ति का सिंबल है, और युद्ध में देवता इंद्र का अस्त्र है, और युद्ध के देवता इंद्र का भी वो अस्त्र है। निवेदिता ने भारत के लिए जो राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया, जो सिस्टर निवेदिता थी, वो इंडिया का नेशनल फ्लैग को जो तैयार किए थे, यानी कि ये डिजाइन किए थे, उसका आकार चोकर थे। चोकर यानी कि ये 4 स्क्वायर, चोकर मतलब गोलाकार थे। पृष्ठभूमि का रंग लाल था, वो जो उसका जो पृष्ठभूमि था, फर्स्ट पर्सन वो लाल था। इनके किनारे पर 101 ज्योतियाँ थी, वहाँ पे किनारे में 101 की ज्योतियाँ थी, और बीच में पीले रंग से वज्र अंकित किया गया था, और वज्र जो मिडिल में येलो कलर का वज्र अंकित किया गया था।
यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ है। परंपरा यानी कि रिवाज यानी कि ट्रेडिशन, चिन्ह यानी कि निशान जो सिंबल होता है, रूपरेखा यानी कि उसका प्रस्तावना, उसको बोलते हैं रूपरेखा। तो ये था पेज नंबर 79 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 80 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या गया था? वज्र के बाईं तरफ बंदे। तो वज्र के जो बाईं तरफ मतलब ये लेफ्ट साइड में बंदे अंकित हुआ किया गया था और दाईं तरफ मातरम थी। दाईं तरफ मतलब राइट साइड में मातरम लिखा गया था। ये शब्द पीले रंग में बांग्ला लिपि में लिखे गए थे। ये शब्द जो पीला रंग यानी कि येलो कलर्स में बांग्ला जो लिपि लिखा जाता है उसमें लिखा गया था। उन्होंने लिखा लाल रंग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक है। तो उन्होंने वो लाल रंग रेड कलर स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल करने का ये सिंबल है। पीला रंग जो येलो कलर है वो विजय का प्रतीक है, वो सक्सेस का, विजय जी इसका विनिंग का। और सफ़ेद कमल सूचित का द्वितीयक है। कमल सुचिता यानी कि पवित्रता, कमल के जैसे पवित्रता है उसका द्योतक यानी कि दिखाने या बनाने वाला जो होता है उसका प्रतीक है। तो इसके बाद बना झंडा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ठाकुर ये बंगाली थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पश्चिम बंग के कोलकाता के जो अंतरंग अनुयायी सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था उसको भारतीय झंडा को, राष्ट्रीय झंडा को। इसकी हरी पट्टी पर नीले रंग में वंदे मातरम लिखा गया था। तो इसके जो हरी पट्टी जो ग्रीन कलर का जो पट्टी लगाया गया था वहाँ पे नीले रंग हरी पट्टी में नीले रंग ब्लू कलर का ये वंदे मातरम वहाँ पे लिखा गया था, अंकित किया गया था। तथा नीचे का लाल पट्टी पर श्वेत रंग, नीचे का जो लाल पट्टी था उसमें श्वेत रंग यानी कि वाइट कलर से सूर्य, सन और मून, चंद्र का अर्धचंद्राकार बने थे। वहाँ पे सन और मून का अर्धचंद्राकार ये हाफ सर्कल में बना गया था। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 101 पटाखे की ध्वनि के साथ ध्वज फहराया था। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो एक पटाखे की ध्वनि हुआ था, पटाखा का ये क्रैकर्स को लगाए थे और उसके साउंड से वो ध्वज को फहराए थे, मतलब फ्लैग होस्टिंग किए थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में मैडम भिखाजी, जो राष्ट्रीय ध्वज के हिस्ट्री में मैडम भिखाजी भी एक लेडी थी। कामा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। मैडम भिक्षाजी कामा उनका नाम था। उनका नाम भी स्वर्ण अक्षर यानी कि गोल्डन लेटर्स में लिखा गया था। वे पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी जमीन पर भारतीय झंडा फहराया और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की। तो वो पहले ही भारतीय ये इंडियन सिटीजन थी जो कि विदेशी जमीन पर जो फॉरेन लैंड में उनका जो भारतीय झंडा वहाँ पे गए थे और इंडियन फ्लैग को वहाँ पे होस्टिंग किए थे, फ्लैग होस्टिंग फहराया यानी कि फ्लैग होस्टिंग, और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की। और वहाँ पे ही ब्रिटिशर जो ब्रिटिश पीपुल होते हैं तो उनके विरुद्ध, इनके अगेंस्ट में स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा की थी। मैडम कामा के झंडे में हरा रंग सबसे ऊपर था। मैडम कामा का जो फ्लैग था वहाँ पे उसके ऊपर सवा ऊपर में ये भारत के हरे रंग सबसे ऊपर था। सुनहरा मैडम कामा के झंडे में हरा रंग सबसे ऊपर था। मैडम कामा जो ये भारतीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बनाए थे वहाँ पे हरा रंग ये ग्रीन कलर सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर वो ग्रीन कलर को लगाए थे। और सुनहरा यानी कि गोल्डन, केसरिया रेड और केसरिया और ऑरेंज और रेड नीचे थे।
8 कमलों की एक पंक्ति थी जो तत्कालीन भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। जो 8 कमल मतलब 8 लोटस के जो एक पंक्ति वहाँ पे जो थे वो तत्कालीन भारत मतलब अभी के जो इंडिया के जो 8 राज्यों के प्रतीक होता है। 8 राज्य यानी कि 8 स्टेट्स का सिंबल होता है वो। सुनहरे अक्षरों में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सुनहरी अक्षर यानी कि गोल्डन ये जो लेटर्स होता है वहाँ पे वंदे मातरम बोल के लिखा गया था वहाँ पे ये सुनहरे अक्षर में गोल्डन लेटर्स में। दंड की ओर अर्धचंद्र बना था और बाहरी छोर पर सूर्य की आकृति थी और बाहरी छोर पे वो सूर्य देव का आकृति था। वहाँ पे अर्धचंद्र था और बाहरी छोर पर सूर्य देव का आकृति बनाया गया था। सूर्य देव का अर्धचंद्र हाफ मून वंदे मातरम जो ये वंदे मातरम को ये लिखे थे जो 23 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में एक विदेशी राजसंघ जो होम रूल लीग होता है उसका स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई अभी का जो मुंबई हो गया है पहले बम्बई था तो अभी वो वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज तो होम रूल लीग का स्थापन किए थे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थे वो स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस के 2 कर्णधारों से मिलकर एक नए झंडे की रचना की थी। तो दोनों ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने वो जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसका जो कर्णधार यानी कि वह जिसके संरक्षण में कोई काम होता है उसको बोलते हैं कर्णधार। उसके निगरानी में कोई काम होता है उसको बोलते हैं कर्णधार। तो उसको मिलकर एक नए झंडे का रचना किए थे। तो ये था पेज नंबर 80। ये 80 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम तिरंगा प्यारा चैप्टर नंबर 12 तिरंगा प्यारा क्लास 7 अंकुर हिंदी पाठमाला का ये पेज नंबर 79 और 80 का एक्सप्लेनेशन की। इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ शब्द के अर्थ जानना है, कुछ सेंटेंस का मीनिंग जानना है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग कर्नाटका स्टेट बोर्ड, आंध्रा स्टेट बोर्ड, तेलंगाना स्टेट बोर्ड और ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड और जो ये एक अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का और ये हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 ये हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना और यहाँ के चैप्टर 1 to चैप्टर 11 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज वहाँ पे अपलोड हुआ है तो उसको भी चेक कर लेना। तो धन्यवाद, थैंक यू।